नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CIET NCERT के स्पेशल लाइव इंटरैक्टिव सत्र में, जहां हम आपके लिए प्रसारित कर रहे हैं 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला, जहां हमारा विषय है एक्सप्लोरिंग डेफ ब्लाइंडनेस एम्पावरिंग सोसाइटीज़, बधिर अंधता का अन्वेषण और समाज का सशक्तिकरण। आज इस श्रृंखला का डे 3 है, तीसरा दिन है। हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज करिकुलम अडेप्टेशंस को लेकर। जी हाँ, हमारे बहुत से व्यूअर्स इस बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा में वो चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि सभी चीज़ें हमारे साथ जुड़े सभी बच्चे जो हैं मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, यानी हमारी कक्षा समावेशी बन जाए। मैंने कहीं पढ़ा था कि हर छात्र जो है वो विवेकानंद बन सकता है, लेकिन गुरु को रामकृष्ण परमहंस बनना होगा। यानी गुरु चाहे तो शिक्षा को किसी भी तरह से अपने छात्रों तक पहुंचा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक गुरु ही नहीं, हमारी पूरी शिक्षा नीति प्रयासरत है। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे साथ जुड़े कोई व्यक्ति जिसे कि किसी शिक्षा को जानने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कोई खास आवश्यकता है, तो कैसे प्रयास किए जा सकते हैं, क्या क्या अडेप्टेशंस किए जा सकते हैं, इंक्लूजन क्या है। मैं हूँ सृजन राजपूत और इस पूरे सत्र को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुँचाएंगे मिस्टर देव और मिस अनुष्का, जिनका हम इस सत्र में स्वागत करते हैं। स्वागत हमारे दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं DTH चैनल नंबर 31 पर और हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल, NCERT इवेंट्स और DTH चैनल नंबर 31 के YouTube चैनल पर। ये एक माध्यम भी है जिसके ज़रिए हमारे दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं। दर्शकों, आपसे एक अनुरोध और है कि आप हमारे YouTube चैनल पर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून के अटेंडेंस मार्क ना करें, क्योंकि ये मार्केबल नहीं है। आप चाहें तो अपने सवाल दें, जिससे कि हमारे सत्र को हम और भी यूज़फुल बना सकें और इन्फॉर्मेटिव बना सकें। इस सत्र को आप सभी के लिए CIET NCERT प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद सेंस इंटरनेशनल इंडिया। जब एजुकेशन की बात करते हैं, इस पूरी बात को शुरू करने से पहले अपने एक व्यूअर का सवाल लेना चाहूँगी। ये हैं राखी रेघू गोवा से हमारे साथ। ये जानना चाहती हैं, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर लर्नर विद डेफ ब्लाइंडनेस इन मेन स्ट्रीम। इस पूरे सवाल का जवाब आपको आज के हमारे सत्र में मिलेगा। लेकिन एक बात, इंक्लूजन की जब बात करते हैं तो इंक्लूजन इज़ नॉट अ चैरिटी, इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इट इज़ अ कमिटमेंट टू इक्विटी, डिग्निटी एंड द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इन सोसाइटी। Every learner is unique, and meaningful education begin when we recognize individual strength, need and learning style. By adapting curriculum, using multisensory approaches and creating supportive environment, we ensure that every learner और no learner is left behind, कोई भी नहीं छूटे, मुख्य धारा में शिक्षा को सभी तक पहुंचाया जा सके, ये संभव हो। विषय से संबंधित यदि आपका कोई सवाल है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले हमारा IVRS नंबर नोट कीजिए, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नंबर इज़ 8800440559। हमारे सत्र से संबंधित अपने प्रश्न और अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। हमारी मेल ID है आपकी स्क्रीन पर dai.ie@ciet.nic.in। हमारे व्यूअर्स जो हमें हमारे विभिन्न YouTube चैनल्स के ज़रिए देख रहे हैं, वे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में लिख सकते हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आइए इनसे मिलते हैं और स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर भारती कौशिक, हेड MPD CIET NCERT से। मैम नमस्कार, स्वागत है। साथ ही स्वागत करते हैं हम डॉक्टर सुमिन प्रकाश का, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं DEGSN NCERT से। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत। ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर रश्मिकांत मिश्रा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका भी। और सर सीनियर मैनेजर हैं कैपेसिटी बिल्डिंग सेंस इंटरनेशनल इंडिया से। तो आइए अब इस विषय को जानना शुरू करते हैं, जहां हमारे सभी दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। और दर्शकों, जब इस श्रृंखला का आरंभ किया गया, आपसे कुछ जानना चाहा था हमने जानना चाहा कि क्या आप जानते हैं कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या है और टेक्टाइल लर्निंग क्या है। इस बात के बहुत से मिले जुले जवाब हमें मिले हैं।
ये क्या आंसर थे, क्या प्रतिशत है, क्या आंकड़ा कहता है ये, इस बात को सबसे पहले हम जानते हैं प्रोफेसर भारती कौशिक से। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बहुत हर्ष का विषय है कि हम ये सेकंड सीजन डेफ ब्लाइंडनेस का कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने किया था इसी महीने में, डेफ ब्लाइंडनेस को समझें और जानें इनके बारे में, वो भी हमने सेंस इंटरनेशनल के साथ मिलकर के एक प्रोग्राम किया था। लेकिन इस बार का जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, आई होप फर्स्ट डे भी कहा होगा, 40,000 प्लस हमारा रजिस्ट्रेशन है एंड बहुत बड़ा नंबर है और इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। और जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया गया था तो उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हमने दिए थे, जैसे सृजन ने आपको बताया, उन क्वेश्चंस के आंसर्स पर भी आते हैं। लेकिन मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस जो हमारा आता है, 50% रजिस्ट्रेशन हमारा 5 स्टेट से आता है, जिसमें वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा, ये 6 स्टेट्स हैं। आप हमें इससे ये वैलिडेशन खुद को मिलता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तो वो स्टेट्स हैं जो हमारी जिसको हम कहते हैं कि मेन बड़ी बड़ी स्टेट्स जो हमारी हैं, लेकिन इसके साथ ही जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है। अराउंड 30% पार्टिसिपेंट्स हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, ऑल द 7 सिस्टर्स से भी आते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें इनकरेजमेंट मिला है। और पार्टिसिपेंट्स का अगर मैं प्रोफाइल देखूं तो उसमें टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं। सो इट्स ए हेल्दी साइन, दो उनका परसेंटेज बहुत थोड़ा है बट स्टिल बहुत हेल्दी साइन है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे विद्यालय प्रशासक हैं या एजुकेशनल प्रशासक हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे वो सीआरसी लेवल पर हो, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हो, उनका भी रजिस्ट्रेशन हमें मिला है। फिर ऑफ कोर्स टीचर एजुकेटर्स भी, यानी कि जो हमारे लिए फ्यूचर टीचर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है जी। एंड प्री सर्विस टीचर्स हैं ये। तो वो है पार्टिसिपेंट्स की प्रोफाइल। अब जैसा आपने कहा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्री रजिस्ट्रेशन में, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने पूछा था कि आप जानते हैं, आपने ये टर्म सुनी है डेफ ब्लाइंडनेस? तो हमारे अराउंड 69% रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि हाँ हमने सुना तो है, और 31% ने कहा कि नहीं हमने नहीं सुना है। सेकेंड क्वेश्चन हमने पूछा था कि कुछ ऑप्शंस दिए हमने, एंड देन वी आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड डेफ ब्लाइंडनेस। तो उसमें जो पहला ही ऑप्शन है जिसको 72% लोगों ने चूज किया वो था डेफ ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन इन्वॉल्विंग कंबाइंड विजन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो बहुत सिंपल और सरल था कि डेफ ब्लाइंडनेस जो टर्म है उसका पहला ऑप्शन ही हमें वो बताता है कि वो टर्म से उन्होंने उसको डिड्यूस कर लिया। बाकी 3 ऑप्शंस का हमें मिक्स रिस्पॉन्स मिला, अराउंड 27.5%, जिसमें ऑप्शंस में थे कि ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, या खाली कंप्लीट डेफनेस है, या कंप्लीट डेफनेस है, एक कंडीशन है जिसमें खाली स्पीच या हियरिंग स्किल्स आपकी अफेक्ट होती हैं। तो मोर और लेस हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये तो पता है, 70% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को, कि डेफ ब्लाइंडनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। थर्ड क्वेश्चन हमने पूछा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्टाइल साइनिंग। अब इसमें अराउंड 60% पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि नहीं, इट इज़ अ कम्युनिकेशन मेथड in which a person who is deafblind receives sign language through touch by placing their hands on the signer's hand. So that means कुछ आइडिया, बेसिक सा आइडिया टेक्टाइल साइनेज को लेकर के भी हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को था, बिकॉज आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस दे हैव चोजन द करेक्ट ऑप्शन। रेस्ट ऑल ऑप्शंस भी उन्होंने पूछा। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू होप टू गेन फ्रॉम दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्वेश्चन हमने इसलिए पूछा था सो दैट प्री रजिस्ट्रेशन जो हमारा हो रहा है उसमें वी विल गेन सजेशंस कि हाउ एंड व्हाई टू एंड वेयर टू मॉड्यूलेट और मॉडिफाई आवर ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स डिज़ाइन में कुछ चेंज करना होगा तो हम कर पाएंगे। तो इसमें अराउंड 68% लोगों ने कहा कि वी आर एंटिसिपेटिंग टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेफ ब्लाइंडनेस। सो बहुत पॉजिटिव साइन है कि जो हम विजन लेके चल रहे हैं वही विजन हमें पार्टिसिपेंट से भी रीइटरेट हो रहा है। खाली 1-2 लोगों ने हमें कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस दिए कि हम प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ डेवलप कर पाएँ, साइन लैंग्वेज में डेवलप कर पाएँ, एंड
अवेयरनेस, रेमेडीज, असेसमेंट एंड अर्ली इंटरेक्शन का उन्होंने हमें सजेशन दिया. सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिग्री पर हम इन सारे आपके सजेशंस को टच कर पाएंगे. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक. आप हमें जितना फीडबैक देंगे उतना ही हमारे आगे के प्रोग्राम्स भी स्ट्रेंथन होंगे. बिल्कुल. जब हम शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट फिटिंग एवरी चाइल्ड इनटू द सेम सिस्टम. इट इज़ अबाउट अडेप्टिंग द सिस्टम सो एवरी चाइल्ड कैन सक्सीड. चलिए इस बात को समझते हैं और अपने पहले प्रश्न को लेकर चलते हैं एक बार फिर प्रोफेसर भारती के पास. और जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो एक स्कूल में एक हमारा रेगुलर टीचर भी काम कर रहा है, एक हमारा स्पेशल एजुकेटर भी काम कर रहा है. पूरा स्कूल और सभी एजुकेटर्स जो हैं मिलकर इस बात के लिए काम कर रहे हैं कि समावेशन हो और सभी बच्चे जो हैं शिक्षा में कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय से अवगत हों. इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग, what are the respective roles of the regular teachers and the special educator in ensuring meaningful learning and participation for all learners with deaf blindness? Okay, it's a beautiful question to begin this session on teaching learning strategies and curricular adaptations. Right, ma'am. Because this is the entire theme is focusing on making your classrooms inclusive, making the schools inclusive and making the entire learning spaces within and outside the classrooms inclusive and accessible. तो डेफ ब्लाइंडनेस वाले बच्चे भी हमारे अगर क्लासरूम्स में हैं, जो कि होते ही हैं, तो उनके लिए एक रेगुलर टीचर जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स जो हमारे हैं उनको ट्रांजेक्ट कर रही है. जैसे फिर इसमें करिकुलर एरियाज में लैंग्वेजेस आ गए, EVS आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, तो उसका जो रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी क्लास की लर्निंग को एनहांस करने की है, स्किल एनहांसमेंट की है, लर्निंग आउटकम्स अचीव हो जाएं. वो रेगुलर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है. अब इसमें रेगुलर टीचर सोचती हैं कई बार, और अगर मैं भी होंगी उनकी जगह तो शायद मुझे भी लगेगा कि मैं कैसे डेफ ब्लाइंड जो बच्चा है उससे एक तो कम्युनिकेट करूं और कैसे मैं उसको करिकुलर गोल, लर्निंग आउटकम्स की अचीवमेंट में उसकी हेल्प करूं, कैसे उसकी एकेडमिक अचीवमेंट को एनहांस करूं. अब उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा स्पेशल एजुकेटर का भी रहता है. स्पेशल एजुकेटर को क्या करना है, 1-to-1 क्लासेस बच्चे के साथ न लेकर के रेगुलर टीचर जो, चाहे हमारी सब्जेक्ट टीचर हो, चाहे क्लास टीचर हो, चाहे मेरी स्पोर्ट्स टीचर हो, चाहे कंप्यूटर टीचर हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला जो एरिया है वो देख रही हो, उनको सबको स्पेशल एजुकेटर ने उन सबकी हैंड होल्डिंग करनी है ताकि वो लोग हमारे इस स्पेशल नीड के बच्चे तक पहुंच पाएँ, उससे संवाद स्थापित कर पाएँ और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट को एनहांस कर पाएँ. तो एक तो कोलैबोरेशन, एज ए टीम वर्क करना है. एकेडमिक अचीवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलर टीचर की रहेगी. क्लास में किस तरह से वो बाकी पीयर्स के साथ मर्ज करके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप जो है कि एक साइड रिलेशनशिप ना रहे, 2-वे रिलेशनशिप हो, कुछ चीज़ें बाकी बच्चे भी इस बच्चे से सीखें और ये बच्चा भी बाकी बच्चों से सीखे, इस तरह का एक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन हो क्लास में. और एक और चीज़ कि एक हेल्दी पीयर रिलेशनशिप भी डेवलप हो क्लास में, बुली ना हो, फियर फ्री एनवायरनमेंट हो, हेजिटेशन फ्री एनवायरनमेंट हो. ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये रेगुलर टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर को दोनों को मिल करके करनी है. तो दोनों को एज ए टीम वर्क काम करना है. और स्पेशल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके पास डोमेन नॉलेज है, उसे पता है डेफ ब्लाइंडनेस वाले बच्चों की स्पेशल नीड्स रिलेटेड टू एजुकेशन क्या है, रिलेटेड टू डेली नीड्स क्या है, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन क्या है, रिलेटेड टू मे बी अदर स्किल्स दैट नीड्स टू बी एक्वायर्ड, वो क्या हैं. तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी वो हमारी रेगुलर टीचर जो मैथ्स पढ़ा रही हैं, EVS पढ़ा रही हैं या कुछ और एक्टिविटी करा रही हैं, उनको बहुत अच्छे से दे सकते हैं. तो यहाँ स्पेशल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि वो जो रेगुलर हमारी टीचर्स हैं जिनके पास शायद स्पेशल नीड्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, उनकी हैंड होल्डिंग करें एक हैंड पर, दूसरे हैंड पर बच्चे के साथ भी 1-to-1 बातचीत वो करें.
राइट, एब्सोल्युटली राइट मैम। और हमारे व्यूअर्स भी इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं, अवेयर हैं कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या क्या अडेप्टेशंस किए जा सकते हैं अपने क्लासरूम में। वन ऑफ आवर व्यूअर मिस्टर रजन तिवारी जो कि यूपी से हमारे साथ जुड़े और जानना चाहते हैं कि क्या क्या एकोमोडेशंस की जा सकते हैं क्लासरूम में, जिससे कि हमारे डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी जो है विषय को जान सकें। साथ ही प्रजापति वसंत कुमार हैं गुजरात से हमारे व्यूअर, और ये भी जानना चाहते हैं कि इंक्लूसिव के लिए टीचर्स क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस बात को आगे बढ़ाते हैं और एक प्रश्न लेकर हम रश्मिकांत सर के पास चलते हैं। सो सर, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्स थॉटफुल प्लानिंग। पहले से इस बात की प्लानिंग करनी ज़रूरी है, तैयारी करनी ज़रूरी है एक टीचर के पर्सपेक्टिव से भी। In the context of learner with deaf blindness, what are the key principles that make education truly inclusive and meaningful? Additionally, could you share some practical strategies for classroom management and peer support? क्योंकि एक बच्चे के साथ में जो उसके सहपाठी पढ़ रहे हैं उनका भी यहाँ पर एक रोल है, peer role, that support to create an inclusive learning environment for all. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। यहाँ काफी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी मैम ने हाईलाइट की, भारती मैम ने अपने पॉइंट्स में। स्लाइड अगर चेंज कर सके तो कुछ मैं 7-8 पॉइंट्स में इन कुछ प्रिंसिपल्स जो है, सिद्धांत हैं, उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा ताकि ये आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्टीमेट जो हमारा टारगेट है वो है लर्निंग। अगर कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो डेफ ब्लाइंडनेस के साथ रह रहा है या फिर किसी दूसरे विकलांगता के साथ या बिना किसी विकलांगता के साथ है, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, उसकी लर्निंग जो होनी है, उसको जो एजुकेशन देना है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, जो कंटेंट्स पढ़ाने हैं, वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। उनको एक्सेस होना, वहां तक पहुंचना, वो उनकी भाषा को समझना। जैसे पिछले अपनी सेशन में आपने कम्युनिकेशन के बारे में सुना, संप्रेषण के बारे में कई सारी बिंदुएं कवर हुई। तो मटेरियल्स जो है, सबसे पहले जो हमारे एजुकेशनल मटेरियल्स है, आज गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव ले रही है, जिसमें कि ब्रेल में टेक्स्ट बुक्स आ रहे हैं, आपको लार्ज प्रिंट बुक्स आ रहे हैं। इसके अलावा जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम लेक्चर्स कन्वे कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, या क्लास में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें टेक्टाइल साइन लैंग्वेज हो, अगर पीयर बडी सिस्टम लगा दें, जैसे मैम ने बोला कि पीयर्स जो दूसरे सहपाठी हैं अगर बदराचार के डेफ स्टूडेंट्स के, तो उनके साथ उनको भी थोड़ी बहुत साइंस सिखाएं, जिससे कि थोड़ा और एक्सेसिबल उनको करिकुलम हो जाए। साथ में जो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कई सारे स्कूल्स में आप देखेंगे अब स्मार्ट स्कूल के तौर पे स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, साथ में इंटरेक्टिव बोर्ड्स आ रहे हैं, जिससे कि जिन डेफ ब्लाइंड बच्चों को लो विजन है या बहुत ही ज्यादा उनको सपोर्ट की जरूरत है विजुअली और ऑडियोटरी, तो ऑडियो विजुअल्स के थ्रू भी उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर हम अगले बिंदु पर अगर हम देखें, हम नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम जो भी चीजें सिखा रहे हैं, सबसे पहले जरूरी है कि बदरान जो छात्र है कक्षा में, उनके क्या स्ट्रेंथ्स है, जो उनकी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, जो विशिष्ट अनोखी जो उनकी क्षमता है, उनकी आवश्यकता है, चाहे वो संवाद को लेकर हो, संप्रेषण को लेकर के हो, चाहे एक्सेसिबल पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, सिर्फ पाठ्यक्रम की, उनके इंटरेस्ट किस तरफ है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ ले जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनका लर्निंग स्टाइल, जो संप्रेषण का माध्यम है, चाहे वो विजुअल लर्नर है जिनको लो विजन है, बट डेफ ब्लाइंडनेस जिस कैटेगरी में टोटल ब्लाइंडनेस है, तो उनको हमको रियल ऑब्जेक्ट्स अभी आने वाली और सारी इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे, लार्ज प्रिंट्स में जरूरत है, या फिर टेक्टाइल ब्रेल में आप देखेंगे वहां जरूरत है। देन तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सिद्धांत है, वो है उनका पार्टिसिपेशन। अगर आप कक्षा में आज आप जाएंगे, आप देखेंगे अक्सर ये चैलेंजेस होते हैं, कठिनाइयां आती हैं कि बच्चा इनरोल्ड तो है क्लासरूम में, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो वो पार्टिसिपेशन इंश्योर करना क्लासरूम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही, मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर क्लास में एक ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, भूगोल की क्लास, उसमें अगर हम ग्लोब सिखा रहा है टीचर, तो उस ग्लोब में एटलीस्ट वो डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट ग्लोब्स को टच करे, एक्सप्लेन करे और सपोर्ट करे टीचर या जो पीयर उनके दूसरे सहपाठी है जो काफी सपोर्टिव है या उनके साथ बैठते हैं, लेकिन एक इंसान तक, एक छात्र तक लिमिटेड ना,
वो उनको एक्सप्लोर करे और बाकी वो डिस्कशन आसपास चलता रहे। टैक्टाइल साइन लैंग्वेज या उनको हैंड ओवर हैंड टेक्निक जो पिछले सेशंस में भी आपने देखा है उसके माध्यम से उनको सिखाया जा सके और उनको पार्टिसिपेशन उनका इंश्योर किया जा सके इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम दूसरे बिंदु पर जाए तो वो महत्वपूर्ण बिंदु आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट सेशन भी अगर आपने अटेंड किया होगा तो वहां पर उत्तम सर ने और संपदा मैम ने बहुत ही अच्छे से इस बारे में एम्फसाइज किया था कि जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन सिर्फ लिमिटेड की सिर्फ जैसा अभी मैम ने बताया है कि हमें सिस्टम को बदलना है, बच्चे को सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सीखना हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक कक्षा में अगर हर तरीके का लर्नर है, हम उनसे संवाद कर सके, संप्रेषण कर सके, वो इंफॉर्मेशन जाना बहुत जरूरी है। अगले अगर बिंदु की तरफ चले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारती मैम ने रूल के बारे में बताया, टीचर्स की, स्पेशल एजुकेटर्स की बात की, तो सिर्फ 2 लोगों तक लिमिटेड नहीं या फिर स्कूल प्रिंसिपल्स की। और जो पार्टिसिपेशन है हमारे इस पूरे जो 5 डेज का सेशन है जिसमें हर लोग इसमें सम्मिलित हैं, तो चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्लासरूम टीचर्स हो, सब्जेक्ट टीचर्स हो, स्पेशल एजुकेटर्स हो, थेरेपिस्ट्स, इवन द फैमिली मेंबर्स। अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में सीएमसीज है, मतलब आप स्कूल मैनेजमेंट एसएमसी जो जिनको कहते हैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी, उसमें इंश्योर करना कि पेरेंट्स, फैमिली का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका पार्टिसिपेशन सपोर्ट बहुत जरूरी है और सहपाठी है उनका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अगली बात की जाए दूसरे पॉइंट पे तो करिकुलम, क्योंकि लर्निंग स्टाइल बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पर सीखने का जो तरीका है, किसी का विजुअल हो सकता है, किसी डेफ ब्लाइंड बच्चे का, किसी का टैक्टाइल हो सकता है, किसी का ऑडिटरी हो सकता है। सारे स्टूडेंट को अगर इंक्लूड किया जाए तो कंटेंट जो है, कंटेंट को अडॉप्ट करना स्टूडेंट के सेंटर्ड, कि उसकी नीड क्या है, करिकुलम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करनी है, कितनी करिकुलम पढ़ानी है, कितने पार्ट पढ़ाने हैं उस चैप्टर के, असेसमेंट कैसे करेंगे, उसके ऊपर हमको फोकस करनी चाहिए। और सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट, अगर अगले बिंदु की बात करें कि सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस आते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो जो लर्निंग स्टाइल है अगर देखा जाए डेफ ब्लाइंड व्यक्ति के या छात्र के, वो टैक्टाइल माध्यम सबसे ज्यादा माना जाता है और विजुअल भी है उसमें। ऑडिटरी अगर रेसिडुअल विजन और रीडिंग उनके पास बची हुई क्षमता है, तो क्लासरूम को मार्किंग करना, चाहे वो ब्रेल मार्किंग हो, पाथवे को मार्किंग करना, अगर आप देखेंगे बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में या स्कूल्स में टैक्टाइल टाइल्स लगाए जाते हैं, क्लासरूम में मार्कर्स होते हैं, बच्चे के बैठने की जगह को मार्किंग की जाती है कि अच्छा ये तुम्हारा है, ये ब्रेल में मार्क है, या कोई सिंबल, ऑब्जेक्ट सिंबल लगाया है। तो वो एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट देने की आवश्यकता है। और लास्ट में रेस्पेक्ट, डिग्निटी और बिलोंगिंगनेस की जो भावना है स्टूडेंट्स के बीच, टीचर्स, स्कूल, अगर मैं सारे लोग को एक वर्ड में अगर डालूं तो मैं स्कूल की बात करूंगा, विद्यालय की। विद्यालय उस स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स, नीड्स, उसकी आवश्यकता, उसके कम्युनिकेशन और उसको एक्सेप्टेंस दे, पार्टिसिपेट करके नहीं, ये पीछे नहीं छूटना चाहिए। इवन अगर बच्चे स्कूल देखे तो एक छोटा सा समाज है, उस समाज में उसको इन्वॉल्व करना है जहाँ पे उसको सीखना भी है और आगे भी बढ़ना है। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और अडॉप्टेशन कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सर, और जैसे हमारे मुख्य विषय के अंदर भी जुड़ा है सशक्तिकरण, समाज का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग सोसाइटीज़, हमें एक साथ मिलकर इसे अचीव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न को लेकर चलते हैं हम अब डॉक्टर सुमन प्रकाश के पास। आपने देखा होगा एक कक्षा में जो अध्यापक पढ़ा रहा है वह बच्चों के भाव पढ़ लेता है, किस बच्चे को बात समझ आई या किस बच्चे को बात समझ नहीं आई वह जान लेता है, और कई बार बच्चों को सिखाने के लिए वो कई ऐसे प्रयास करता है, कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे कि बात समझ आ जाती है। तो चलते हैं और जानते हैं अब हम मल्टी सेंसरी टीचिंग को इज़ ऑफन कंसीडर्ड अ पावरफुल स्ट्रैटेजी for learners with deaf blindness. How can teachers effectively engage multiple senses to create richer learning experience? So please आपसे रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर सुमिन, इस बात के साथ आप स्टार्ट करें। थैंक यू मैम, स्लाइड प्लीज़। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो डिफ ब्लाइंड लर्नर्स हैं उनके लिए करिकुलर एडेप्टेशंस कैसे कर सकते हैं, और करिकुलर एडेप्टेशंस की पूरी प्रक्रिया में मल्टी सेंसरी टीचिंग स्ट्रेटेजीज़
किस तरीके से हमारी मदद करती है। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच का ये है कि कैसे टीचिंग में, यानी कि जैसे अभी कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, तो टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें कि स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स का करिकुलम के साथ और फिर इस तरीके से कम्युनिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जब भी कभी भी हम किसी से कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या है कि कुछ किसी चीज़ का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करिकुलर एक्सचेंज की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंटेंट की एक्सचेंज की, और टीचर्स जो भी चीज़ें बच्चों को बताना चाह रहा है वो कैसे बताएं। नॉर्मल अगर हम देखें किसी भी इंसान में, किसी भी बालक में, तो हम जब सीखते हैं तो हम सीखते हैं इन्फॉर्मेशंस को ड्रॉ करते हैं। हम कुछ इन्फॉर्मेशन आईज से लेते हैं, कुछ हम ईयर्स से लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम टेस्ट करके हम लेते हैं, किसी चीज़ को स्मेल करके लेते हैं, हम टच करके लेते हैं। तो ये 5 जो हैं हमारे मुख्य सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और मैं ऐसे बात करूं कि लर्निंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो अपने आप में दरअसल मल्टी सेंसरी ऑलवेज होता है। हम यहाँ डेफ ब्लाइंड लर्नर्स की जब हम बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन विथ डेफ ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे विशेष रूप से, चूँकि नॉर्मल बच्चों में या बाकी हम सभी में ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, कई बार हम इसको वैल्यू नहीं करते कि ये मल्टी सेंसरी प्रोसेस हो रहा है, बट चिल्ड्रन विथ डेफ ब्लाइंडनेस के केस में हम जानबूझ के इस प्रोसेस को एम्फेसाइज करते हैं और इसीलिए इसका महत्व जो है बढ़ जाता है और सारे टीचर्स और लर्नर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इसके महत्व को समझें। तो पहला जो चीज़ इसमें है कि क्यों ये ज़रूरी है और कैसे हम करते हैं, तो पहली जो चीज़ है उसमें हम सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद जैसा अभी के स्पीकर्स ने कहा कि कुछ उनके पास रेसिडुअल सेंस यूटिलाइजेशन ऑर्गन्स हैं, यानी कि रेसिडुअल सेल्स ऑर्गन्स हैं। डेफ ब्लाइंडनेस होने के बावजूद हमारे जो लर्नर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, इनके पास कुछ न कुछ या हम कह सकते हैं कि उनका या तो विज़न का या हियरिंग का जो सेंस है वो बचा हुआ है, और उसको हम कैसे मैक्सिमाइज़ करें, कैसे उसी सेंस के द्वारा जो उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनके थ्रू हम उनका कम्युनिकेशन डेवलप करें। और ये सारे चीज़ें हम एक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में करते हैं। वो हमारा करिकुलर क्लास का कंटेक्स्ट होता है, या वो प्लेग्राउंड का कंटेक्स्ट हो सकता है, या किसी भी चीज़ का डे टू डे लाइफ एक्टिविटी का कंटेक्स्ट हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम एक मीनिंगफुल या स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि इंडिविजुअलाइज्ड एक सेंसरी प्रोफाइलिंग बनाते हैं, यानी कि हर बच्चे का कि कौन से सेंस ऑर्गन मतलब डेफिसिट के बावजूद भी हम कहें तो किस सेंस ऑर्गन में बच्चे का कौन सा सेंस ऑर्गन जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके एबिलिटीज़ के हिसाब से हम बच्चों की एक प्रोफाइलिंग करते हैं। आगे बढ़ते हुए इसमें हम देखें कि किस प्रकार से हम सेंसरी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, तो इसमें टच का जो सेंस मैंने बताया, मूवमेंट हमारा है, इससे भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को हम गेन करते हैं। स्मेल से हम सूंघ करके चीज़ों को हम एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। रेसिडुअल सेंसेस हमारे हैं, इन सब को एक साथ हम इंगेज करते हैं, साइमल्टेनियसली इंगेज करते हैं, और इसके लिए डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं। और जब हम ऐसा कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन ये हो रहा है। और ये जो सेंसरी इंटीग्रेशन है ये डीपर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, यानी जिसको हम सरल भाषा में कहें कि समझने का जो पूरा प्रोसेस है, लर्निंग का पूरा जो प्रोसेस है, उनके कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस है, लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने का प्रोसेस है, उसके दिशा में ये पहला कदम है। इसके बारे में अगर फिर आगे हम बात करें, जैसा मैंने पहले कहा कि रेसिडुअल सेंस यूटिलाइजेशन, यानी कि जो भी एबिलिटी उनके पास है, सेंस की जो एबिलिटीज़ हैं, उनको किस प्रकार से हम मैक्सिमाइज़ करें उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के माध्यम से। जैसा कि यहाँ चित्र में दिख रहा है कि एक बच्चा जो है वो देख करके चीज़ों की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उस बच्चे के पास जो है वो हियरिंग का सेंस बाकी नॉर्मल या सो कॉल्ड नॉर्मल हमारे बच्चे हैं उसके जैसा नहीं है, बट फिर भी टीचर्स उसको इनकरेज कर रही है कि आप देख कर के सीखो। आप हो सकता है कि आपकी विजुअल एक्यूटी कम हो, डेफिनेटली कम है क्योंकि वो चाइल्ड डेफ ब्लाइंडनेस के साथ है जिसकी पिक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट फिर भी उसको ऐसा नहीं कि आप नहीं देख सकते हो तो आपको देखना मना है। आपके लिए देखने का जो वर्ल्ड है वो पूरा बंद है, आप देख करके नहीं समझ सकते। हम ये कोशिश करना है, और जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे देखने की जो एबिलिटी है बच्चों की वो इन्हेंस होती है। और अगर इन्हेंस नहीं भी होती है तो एटलीस्ट जो भी उन बच्चे के पास पोटेंशियल है उसको बच्चा यूज़ करता है, सो दैट कि उसका जो कम्युनिकेशन है वो प्रमोट हो, बच्चे की इंडिपेंडेंट मोबिलिटी हो सके, और लास्ट में अल्टीमेटली बच्चे की इंडिपेंडेंट लिविंग जो है उसको हम डेवलप कर सकें।
जी। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि सारा जो चीज़ है उसको हम एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में हम डिज़ाइन करते हैं। और मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो एक्चुअली जब भी हम लर्निंग और एजुकेशन की बात करते हैं और वो हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज से, करिकुलर गोल से रिलेटेड होता है, और टीचर्स की कोशिश होती है कि जो भी लर्निंग कंटेक्स्ट है उसको बच्चे के रियल लाइफ कंटेक्स्ट और रूटीन्स के साथ इसेंशियली उसको इंटीग्रेट करे। ऐसा जब होता है तो ये मीनिंगफुल लर्निंग कंटेक्स्ट बनता है इसमें। और इस तरीके से धीरे धीरे करके हम बच्चों को कॉन्क्रीट से लेकर के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ धीरे धीरे हम बच्चों को हम डेवलप कराते हैं। और इसीलिए मल्टी सेंसरी हमारा जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट में जैसे मैंने कहा कि इसका फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसमें हम बच्चे का एक तरह का हम कह सकते हैं कि सेंसरी प्रोफाइलिंग करते हैं कि बच्चे में किस तरह की एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटीज़ को हम ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये हमारे टीचर साथी जो हैं वो आराम से इसको हम कर सकते हैं। और इसमें एक तरह का डायनेमिक असेसमेंट हम बच्चे का करते हैं जिससे कि हम पता लगा सकें कि बच्चा किस तरीके से परसीव कर रहा है, कितना परसीव कर रहा है, बच्चे का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उसके सेंसरी एबिलिटीज़ जो हैं वो किस हद तक हैं और किस प्रकार से हर एक इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से बच्चे की जो सेंसरी उनका जो रेसिडुअल फंक्शन है उसको हम बढ़ा सके, सो दैट उसका कम्युनिकेशन, लर्निंग और एजुकेशन के उसके गोल्स हैं वो अचीव कर सके। और उनकी कॉम्पिटेंसी जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रही है कि उनकी कॉम्पिटेंसी उनमें हम डेवलप कर सकें। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा बात मैं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि सर ने बात की इंडिविजुअलाइज सेंसरी प्रोफाइलिंग की। तो हमने शुरू किया था रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स एंड रेगुलर टीचर्स। तो यहाँ पे जब आप सेंसरी प्रोफाइलिंग करेंगे तो इसमें रोल स्पेशल एजुकेटर्स का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि प्रोफाइलिंग वो करेंगे और फिर उस प्रोफाइल को एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में या को एजुकेशनल या को स्कॉलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, को करिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, विद इन क्लासरूम, आउटसाइड क्लासरूम कैसे यूटिलाइज करना है ताकि लर्निंग अचीवमेंट आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस एनहांस हो। तो वो हैंड टू हैंड हमें काम करना पड़ेगा। स्पेशल एजुकेटर्स ने सेंसरी प्रोफाइलिंग की और उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर, वो रेगुलर टीचर्स की हैंड होल्डिंग होगी और रेगुलर टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उसका यूज करे। तो बहुत अच्छे से ये रोल ऐसे उभर के आएगा। टीम वर्क है और जैसे रश्मिकांत जी ने कहा कि उसमें फिर पेरेंट्स का, पीयर्स का और बाकी स्टेक होल्डर्स का, सोसाइटी के मेंबर्स का, एसएमसीज का, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब हम इंक्लूसिव, समावेशी और समतामूलक कक्षाओं की बात करते हैं तो वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए सभी को सहयोग करना पड़ेगा, सभी को अपना योगदान देना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंक्लूजन दरअसल एक कोलैबोरेटिव रिस्पांसिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक अकेला नहीं कर पाएगा। थैंक यू सुमन जी। थैंक यू सर। सर, रियल ऑब्जेक्ट्स या टेक्टाइल मटेरियल्स की बात करें तो वो यहाँ पर एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उनके ज़रिए बच्चे बहुत आसानी से बात समझ पाते हैं। हेलन केलर के जीवन से जुड़ी एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी। उन्हें एक बारी पानी के पूल में जब उनके टीचर एन.ए. सुल्वन ने वहाँ पर उन्हें लेकर गई और उसके बारे में बताया, देन शी केम विद हर फर्स्ट वर्ड वाटर। तो इस तरह से उन्होंने अपना पहला शब्द जाना, सीखा, पानी, वाटर। तो जब हम इस तरह से बच्चों को कुछ प्रयास करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ बताते हैं अपनी क्लासरूम में, तो वो बेहतर इस बात को समझ पाते हैं। डॉक्टर सुमन, सो कैसे और इनोवेटिव क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और क्या लर्निंग आउटकम्स हमारे पास इसके बाद निकल कर आते हैं? थैंक यू। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। जैसा हमने कहा कि अभी तो हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से मल्टी सेंसरी अप्रोच को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस प्रकार से अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, चूँकि इंस्ट्रक्शन टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है, लर्निंग उसके तरीके से डिज़ाइन करके करिकुलम के अनुसार, कंटेक्स्ट के अनुसार टीचर जो है इंस्ट्रक्शंस को प्लान करता है, इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करता है, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं और इस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन होता है। और दिस कम्युनिकेशन लीड्स टू लर्निंग एंड देन टुवर्ड्स achievement of the educational competency in the educational goal। अब इसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें लर्नर्स विद डेफ ब्लाइंडनेस की, तो यहाँ पे जो टेक्टाइल मटेरियल्स हैं इनका यूज़ इंस्ट्रक्शन में टीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि वो कम्युनिकेशन हो, वो इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे सकें।
इसमें कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं जिनको एज ए प्रिंसिपल या एज ए स्टेप्स भी हम यूज़ करते हैं, एज ए मटेरियल भी यूज़ करते हैं। जैसे इसमें टेक्टाइल ग्राफिक्स का रोल है, इसमें टेक्सचर्ड सरफेसेस का रोल है, इसमें ब्रेल मटेरियल्स का भी रोल है जिसको टेक्टाइल मटेरियल्स हम लोग कहते हैं, बच्चे टच करके जिसको जिन चीज़ों को सीखते समझते हैं। उसके बाद फिर इसमें ऑब्जेक्ट सिंबल्स का भी हम यूज़ करते हैं, इसमें टेक्टाइल कैलेंडर से इस तरीके से बहुत सारे और मटेरियल्स बना करके हम इसमें एक बार पीपीटी के जरिए भी इस बात को हम एक बार देख मैं लेते हैं। कोशिश करता हूँ इसको पीपीटी के जरिए भी हम लोग नेक्स्ट अगर हम कर सकें इसको तो यस ये जो टेक्टाइल ग्राफिक्स जैसे है ये इम्बोज्ड यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हैं 2 पिक्चर हमारे सामने हैं। एक मैप ऑफ इंडिया है, इसको एक थर्मोफॉर्म मशीन के थ्रू एक स्पेशल काइंड ऑफ सीट आता है जिसपे हम इसको इम्बॉज करते हैं। तो किस तरीके से मैप की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की उसको इस तरीके से इम्बॉज किया गया है सो दैट कि हमारा जो लर्नर विथ डेफ ब्लाइंडनेस है वो उसको टच कर सके। टेक्टाइल का मतलब टच करना, और टच करके उसके जो हमारे इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसको, ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है उसको वो ठीक से समझ सके। दूसरा पिक्चर एक लिया गया है जिसमें कि देख रहे हैं कि साउथ हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं इनको विथ स्टेट बाउंड्री के द्वारा भी इस तरीके से टेक्टाइल करके बनाया गया है। वैसे ये मशीन द्वारा क्रिएटेड आर्टिकल है, टेक्टाइल ग्राफिक्स है, लेकिन हम लोग इसको मैप को धागे की सहायता से, ऊन की सहायता से, चावल की सहायता से या कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम लोग अपने फिंगर से टच करके उसको हम फील कर सके, ऐसे मटेरियल्स का डे टू डे लाइफ में हमारे घर के बहुत सारे सामान हैं उसको यूज़ करके ऐसे मटेरियल्स हम बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हैं टेक्सचर्ड सरफेसेस की, तो हमारे सामने कुछ इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं। इसमें देखिए कि कैसे स्क्रिबल करने के लिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैप तो फिक्स बना हुआ है या किसी यूनिट में या किसी कंपनी में या किसी स्टार्टअप ने उसको बनाया है, लेकिन कई बार होता है कि हम मनचाहा आकृति ड्रॉ करना चाहते हैं। उसके लिए भी इस तरह से हमारे पास असिस्टिव डिवाइसेस अवेलेबल हैं, और इसमें वो इस तरीके से नीचे से एक तरह स्ट्रट्स बने हुए हैं, तो किसी भी पेपर को रखने के बाद उसके ऊपर पेंसिल से या मोटे किसी ऑब्जेक्ट से उसको जब हम स्क्रिबल करते हैं तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स इस पर ड्रॉ हो जाते हैं और वो टेक्टाइल होते हैं। बच्चे, चिल्ड्रन विथ डेफ ब्लाइंडनेस हमारे जो हैं वो उसको छू करके आराम से उसको उस आकृति को, लाइन हो चाहे कोई ज्योमेट्रिक उसमें पिक्चर हो, कुछ इलस्ट्रेशंस हो, उसको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में हम लोग कुछ ब्रेल मटेरियल्स की बात करें। ये हमारे सामने ब्रेल अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश का ब्रेल अल्फ़ाबेट डिस्प्ले है, और इसके साथ साथ और भी मैं कुछ चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। जैसे ये हमारे सामने एक छोटा सा डिवाइस है जिसको हम लोग सिग्नेचर गाइड कहते हैं। किसी आदमी को अगर सिग्नेचर करना हो, जैसे कई बार हमारे ऑफिशियल प्रोसीजर में बैंक में सिग्नेचर का बहुत महत्व है, या कहीं और जहाँ कहीं भी सिग्नेचर करना हो, तो एप्लीकेशन तो आज के डेट में हम बोल करके भी टाइप कर सकते हैं और हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, या हम ब्रेल में टाइप करके टेक्स्ट में लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है तो जिस जगह पे सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे रख करके, और इस पर्टिकुलर जो स्पेस है इसमें कोई नॉर्मल सिग्नेचर वो डाल सकता है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक और मटेरियल है जिसमें कि आप देख सकते हैं ब्रेल लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी या एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मैनुअल ब्रेल इम्बोजर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं, तो उसका ये प्रिमिटिव फॉर्म है। इसमें ब्रेल के 6 डॉट्स जो हैं वो डिस्प्लेड हैं, तो ये भी एक तरह का टेक्टाइल मटेरियल है जिसमें ब्रेल सीखने में स्पेशली जो अर्ली स्टेज के जो लर्नर्स हैं उनको इसमें मदद मिलती है। इसमें सुमिन एक चीज़, सुमिन सर, इसमें कुछ मैं देख रही हूँ, इसमें जैसे ये 6 डॉट्स हैं तो कुछ उभरे हुए हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। हाँ, उभरे हुए का मतलब है कि जो डॉट्स उभरे हुए हैं उनको वो फील कर सकता है। और इस तरीके से इसमें डॉट्स को नीचे से मैनिपुलेट करने के लिए एक सिस्टम है। ये डॉट्स देखिए इस तरीके से दरअसल इसमें नीचे से लगाए गए हैं, तो ये ब्रेल सीखने में ये जो डिवाइस है हमारी मदद करता है। ओके, और इसमें कुछ हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, अगर कोई 3 वर्ड या 4 वर्ड का कोई मतलब 3 लेटर्स 4 वर्ड लेटर है तो इसमें हम रिप्रेजेंट। अब जैसे आपने अभी पीपीटी में दिखाया ए में खाली पहला डॉट उभरा हुआ है। हाँ, तो उसके लिए ये जो 6 डॉट्स का आपका जो ये पूरा ये जो मटेरियल है, इसमें मुझे खाली पहला उभारना है, तो मैं बाकी के 5 को नीचे करूंगी, नीचे कर देंगे, है ना जी। तो बस ये इसका मतलब है। तो ये तो बहुत सरल, खेल में भी आप फिर इसका ब्रेल सीख सकते हैं, सीख सकते हैं जी। इसके अलावा फिर हमारे पास और ब्रेल मटेरियल है। जैसे एक छोटा सा ये हमारे पास एक तरह का ब्रेल स्लेट है, पॉकेट फ्रेम भी इसको कहते हैं।
अगर कोई नोट हमें लेना हो या छोटा पेपर लगा करके, तो इस तरीके से ये ब्रेल के इसमें जो स्पेसिफिक सेल्स बने हुए हैं, तो इसके मदद से भी इसमें भी वही 6 डॉट्स का 6 डॉट का वही 6 डॉट का ब्रेल कॉम्बिनेशन है। ऐसा है इसमें कि ये यूनिवर्सली 6 डॉट्स में ब्रेल को का हम बनाया यूज गया करते है। हैं, और ये तो बहुत हैंडी है, जैसे हम लोग अपनी वो पॉकेट नोटबुक लेकर के चलते हैं जी, नोट्स जी, बनाने दरअसल के लिए, ये वही बिल्कुल है, वैसे ही हम वैसे ये ही कर है, सकते हैं। ये बहुत वैसे ही। इंटरेस्टिंग है ये। जी, इसके साथ और भी बहुत सारे ब्रेल के मटेरियल्स हैं, जैसे एक डिवाइस और मैं दिखाना चाहूँगा जिसको हम लोग लाइन गाइड या इस तरीके से कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर स्ट्रेट लाइन में किसी को कुछ लिखना हो, है ना, डेफ ब्लाइंड लर्नर्स हो सकता है कि अल्फ़ाबेट्स को चूंकि हम सिखाते हैं, जो ब्रेल यूज़ नहीं करते हैं, वो जो टेक्स्ट है या जिनको लार्ज प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे लर्नर अगर लिखना भी चाहें कुछ, तो उनके लिए ये जो डिवाइस है, चूंकि इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भी अगर वो लिखेंगे तो ये एक तरह का गाइड है जो कि उनको सीधी लाइन में चीज़ों को लिखने में मदद करता है। ओके, तो इसमें ये भी डिवाइस भी नीचे इसमें हम तो पेपर यहाँ पे पेपर आ जाएगा, जी। फिर इसको हम ऊपर से बंद करेंगे और फिर हम सीधी सीधी लाइनों में, ये तो हमारे और उन बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिनको सीधी लाइन में लिखने में बहुत दिक्कत होती किसी भी है। बच्चे के, है ना? किसी हाँ। साइटेड बच्चे भी आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये डिवाइस जो मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी कंपनी द्वारा बनाया नहीं गया है, बहुत लो कॉस्ट, लो टेक्स्ट से और लो कॉस्ट से मटेरियल से डिजाइन किया गया है, और कोई आदमी इसको घर में भी बना सकता आराम है। से पेपर बनाया जा सकता से, है। मोटे पेपर को यूज करके हम आसानी से इसको बना सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जेक्ट सिंबल। हाँ, ऑब्जेक्ट सिंबल जो है, इसमें जैसे चीज़ों को दिखाने के लिए, स्पेशली जो कॉन्क्रीट है, यानी कि जिसको हम दिखा सकते हैं, जो चीज़ हमारे सामने उपलब्ध हो, है ना, जैसे खुशी को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर हम चम्मच की बात करें, अगर हम कंघी की बात करें, अगर इस तरीके से डेली यूज़ के बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको हम इससे दिखा सकते हैं, और दिखा करके इस तरीके से कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए सिंबल्स बना करके ये पिक्चर हमारे सामने जो ये दिख रहा है, जैसे इसमें एक पिक्चर है, एक उदाहरण के लिए मैंने इसमें बताया है कि स्पून जो है वो मील टाइम को शो कर रहा है। एग्जैक्टली। यानी मील खाने से संबंधित है वो, या आप कह सकते हैं कि स्पून एक असिस्टिव डिवाइस है जो कि हमारी लंच में, डिनर में, मील में हमारी मदद करता तो है। इसका मतलब अगर मैंने स्कूल टाइम टेबल में चम्मच का सिंबल दिखाया तो दैट मींस लंच टाइम या मील टाइम हो जाएगा। दैट्स गुड। ना इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए हम टेक्टाइल कैलेंडर्स का भी हम यूज करते हैं। एक तरह का कैलेंडर का मतलब है कि किसी भी तरह का एक प्लानर है, दरअसल नॉट ओनली डे टाइम के लिए, बट एक तरह का प्लानर है डे टू डे लाइफ में बच्चों को, कि कल हमारा क्या होमवर्क है, किस क्लास के बाद कौन सा है, पर्टिकुलर डे में एक्टिविटी फिक्स करते हैं कि किसी दिन हमें फिजिकल और स्पोर्ट्स के लिए जाना है, किसी दिन हमें योगा के लिए जाना है, किसी दिन रीडिंग सीखने के लिए जाना है, तो उसके लिए इस तरीके से टेक्टाइल कैलेंडर विद सिंबल्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ रूटीन और ट्रांजिशंस के लिए इसका हम यूज। जैसे आपने शुरू में कहा भी था कि लर्नर्स की अगर हमें प्रोफाइलिंग करनी है तो कुछ विजुअल लर्नर्स हैं, कुछ हमारे जो लेटर्स के थ्रू लर्न करेंगे, तो ये बहुत उनके लिए सरल हो जाएगा। ये दोनों तरह के लर्नर्स जो जी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम मल्टी सेंसरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग लर्निंग सिचुएशन और कम्युनिकेशन में एक टीचर को ऑलवेज कोशिश करना चाहिए, टीचर्स करते भी हैं इसको, कि जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनको क्लास में डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। वैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे करिकुलम में जो बातचीत होती है या जो कंटेंट है उसमें सारी चीज़ों को रियल ऑब्जेक्ट में हम क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है, या किसी बिल्डिंग के बारे में, एफिल टावर के बारे में बताया जा रहा है, या किसी भी एक मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, उन चीज़ों को हम क्लास में नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर जैसे बात करें कि हिंदी का पाठ है बच्चों का, संत कबीर हैं, तो उनकी पिक्चर को तो हम दिखा सकते हैं, उनका फोटो तो हम उनको दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये रियल ऑब्जेक्ट्स का टीचिंग में यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसके लिए कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, करिकुलम इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्यूज यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक तरह का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसके बाद लास्ट में फिर हम फोर्थ हमारा जो स्टेप है जिसमें सिम्बॉलिक कैपेसिटी हम बच्चों की बिल्ड करते हैं। तो इसमें दरअसल अगर हम और थोड़ा डिटेल में इसके बात करें तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बढ़ने के लिए इसमें रियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे अभी मैं अगर डिस्प्ले कर सकूं इसको, तो हमारे सामने जैसे अभी स्पून की बात कर रहे हैं, है ना, ये एक रियल ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला। ये कॉम्ब है, बच्चे यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल और इस तरीके से ये शेप्स, हमारे पास सिलेंडर है, या हमारे पास कोन है,
इस तरीके से एक रेक्टेंगल का भी शेप है, 3D ऑब्जेक्टिव भी है, ये सेमी सर्कल हमारे सामने है ना, और इस तरीके से ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है। तो इस तरीके से रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके, तो पहले अगर हम ट्रायंगल बताना है क्लास थोड़ा हायर क्लास के अगर लर्नर्स हैं तो ट्रायंगल को समझ लेते हैं, बट अगर हम छोटे बच्चों के थ्रू पहले हम उन शेप्स को, रियल ऑब्जेक्ट्स को दिखा करके बाद में हम ट्रायंगल इनका समझाएं तो उनके समझना आसान होता है। इसलिए कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का हमारा जो जर्नी है उसमें रियल ऑब्जेक्ट्स को पहले हम डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद फिर मिनिएचर रूप्स जैसे हमने इसको दिखाया, उसके बाद उसके फोटोज़ को दिखाते हैं, और बाद में फिर सिंबल से भी बच्चा चीज़ों को समझने लगता है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट के बाद फिर हम जाते हैं तो हमारे सामने करिकुलम इंटीग्रेशन भी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और करिकुलम इंटीग्रेशन में क्या है कि उसमें जैसे हम अगर प्लांट को हम बता रहे हैं, तो प्लांट को अगर हम बता रहे हैं तो प्लांट अगर हम बच्चे को टच करने के लिए भी दे, चूंकि हम रियल ऑब्जेक्ट्स की बात करें कि क्या उनका कम्युनिकेशन में रोल है, तो अगर हम प्लांट को टच करने के लिए भी हम अपॉर्चुनिटी दे बच्चों को, तो इस तरीके से सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू हम करिकुलम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रियल ऑब्जेक्ट्स हो सके तो हम उनको यूज़ करें, और इस तरीके से हम करिकुलम इंटीग्रेशन इंश्योर करें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसमें कैसे ऑब्जेक्ट क्यूज़ हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्ट क्यूज़ के बारे में सिंबल बताया था कि स्पून को हम सिंबल मानते हैं मील टाइम के लिए या मील के लिए, तो इस तरीके से ये एक तरह का ऑब्जेक्ट क्यूज़ है, और इसको हम कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से इसका हम किसी एक्टिविटीज़ के लिए या किसी पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए हम दिखा सकते हैं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें है, दैट इज़ बिल्डिंग कैपेसिटी, बिल्डिंग सिम्बॉलिक कैपेसिटी। सिंबॉलिक कैपेसिटी में हम क्या करते हैं कि पहले हम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फिर उसका हम पार्शियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो जैसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हम कह रहे थे, ब्रेल एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, कोई भी लेटर ABCD या कोई लैंग्वेज इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। पहले एप्पल हम दिखाते हैं और लास्ट में बच्चे को सिखाते हैं कि इंग्लिश में अगर हमें बात करना हो तो हम सिखाते हैं कि APPLE जो है, दैट इज़ एक्चुअली वो एप्पल आपको लाल रंग का सेब नहीं भी दिखे, APPLE भी कहीं अगर लिखा हुआ है तो भी आपको सेब समझना है, और बच्चा ऑलवेज उसको मेमोराइज करता है कि सेब जैसे है वो लाल है ना। तो ये धीरे धीरे फिर हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से ब्रेल की तरफ हम बढ़ते हैं, टेक्टाइल मटेरियल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज बिल्डिंग सिंबॉलिक कैपेसिटी ऑफ द लर्नर, और ये हमारी मदद करता है बच्चों के कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए ऑप्टिमम लेवल तक, और बाद में फिर उनकी जो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज हैं उनको इन्हांस करने के लिए। राइट। सो भारती मैम, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, केपा जो हमारे कई दर्शक हैं इससे इस बारे में अवगत भी होंगे, किताब एक पढ़े अनेक, इस पर भी आप डेमोन्स्ट्रेट करें, हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं। देखिए, किताब एक पढ़े अनेक बहुत एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है NCERT का, CIT का, जिसमें हमने क्या किया है, हमने क्लास 1 और 2 की जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे फिर वो आनंदमय गणित हो क्लास 1 की, जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 1, सारंगी क्लास 1 की और क्लास 2 की भी, ये सारी किताबें 8 की 8 किताबें हमने क्या किया, अगर मैं ये पेज खोलूं तो आप देखिए क्या लग रहा है आपको, बिल्कुल वही रेगुलर हमारी टेक्स्ट बुक है जो PDF हमारा अवेलेबल है वेबसाइट पर भी, टेक्स्ट भी सेम है, पिक्चर भी सेम है। तो हमने किया क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये हाइफन दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, ये आप छू सकते हैं इनको। दरअसल टेक्टाइल में हमने टेक्टाइल है, मल्टी सेंसरी है, तो एक तो ये टेक्टाइल में बदला। अच्छा, खाली टेक्टाइल में ही नहीं बदला, 3 के ऊपर आप देखिए, ये 3 हमने ब्रेल में भी लिखा है। थोड़ा सा जूम करके दिखा पाएंगे क्या, एंगल क्लियर हो जाए तो? अच्छा, वैसे दिख तो रहा है बहुत क्लियरली। 5 भी हमने ब्रेल में लिखा है, साथ में हमारा जो पेज नंबर है वो भी ब्रेल में है। ठीक है, ये तो है ही, ताकि बच्चों को नेविगेशन में भी आसानी हो। साथ में जो हमारे साइटेड लर्नर पीयर्स बैठे, हमने पीयर सेंसिटाइजेशन की भी बात की है, उनको भी समझ में आए कि ये बिंदियों का जो कॉम्बिनेशन है वो वाकई में एक भाषा है, लिपि है, और भाषा साथ साथ एक और है। बहुत इंपॉर्टेंस इसका है कि नॉर्मल मतलब बच्चे जिनके लिए जो विजुअल लर्नर्स हैं
वो भी शायद खेल खेल में ब्रेल सीख लें। एग्जैक्टली, और उनको भी पता होगा। अच्छा, अब इसके साथ एक ये डिवाइस है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट स्पीक रीडर। दिख रहा है ये डिवाइस छोटा सा, इसको Yes, मैं ma'am. ऑन करती हूँ तो देखते हैं ये क्या कहता है। Welcome to the world of Smart Speak. Hi, ठीक है? I am Smart Speak Reader, your आनंदमय गणित कक्षा 1। तो आनंदमय गणित कक्षा 1 किसने बोला? अब इसका मैजिक देखिए, हमने इसको पहले पेज पे टच किया, उसके बाद अब अगर मैं इसको प्रश्न क 8 सितारे बनाएं। ठीक है, या मैं ये कहूँ, प्रश्न ख 5 फूल बनाएं। ठीक है, 5 फूल बनाएं। अब यहाँ पे प्रश्न है 5 फूलों में रंग भरिए। जी। अब सुमिन, आप थोड़ा सा इसको टच करके देखिए। हाँ, दरअसल ये जितने जो बने हुए हैं ये पिक्चर्स, ये इसको हम टेक्टाइल फॉर्म में एक्चुअली हमने इस बुक में दिया है। तो हम छू करके इसको छू के महसूस कर हम सकते हैं। महसूस तो बिल्कुल। बच्चे को अगर बनाना है तो वो उनको छू करके महसूस कर सकता है कि ये सितारा बना है तो मुझे ऐसे Even ये जो बनाना है। नंबर टेबल है, इसके जो बाउंड्रीज हैं, हाँ, external अब boundaries, इसका भी एक बार ये देख लेते हैं। टेक्टाइल भी है ये। भाग व इस चित्र में एक उभरा हुआ वर्ग है ये सारी जिसमें चीजें tactile। अनियोजित तरीके से 1 से 9 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं को सही क्रम में रेखाओं से जोड़ें। ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं। आप अपने मित्र की सहायता ले सकते हैं। तो इसमें हमने बहुत सरल भाषा में बदलाव किया है ताकि हर एक बच्चा अपने लेवल पे इन टेक्स्ट बुक्स पे काम कर सके। कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक इंडिपेंडेंटली है, वो। तो ये Right, जो ma'am. मल्टी सेंसरी वाली बात हम कर रहे थे, या हम कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग वाली, तो ये सारी किताबें उसी आधार पर बनी है। बिकॉज एवरी लर्नर हैज़ यूनिक नीड्स एंड स्ट्रेंथ। हम सभी जानते हैं हर सीखने वाले व्यक्ति की एक अपनी अलग स्ट्रेंथ है। सो कुड यू शेयर, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू मिस्टर रश्मिकांत सर, आपसे चाहेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आप हमारे एग्जाम्पल हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सो हाउ करिकुलम कैन बी अडेप्टिव using individual and flexible approaches for students with deaf blindness, why we need it, क्यों ज़रूरत है हमें इसकी? टू 32 नंबर। सो यहाँ पर बहुत जरूरी क्या है कि हमारे पास करिकुलम है। मैम ने बहुत ही अच्छा बुक भी दिखाया है, कितनी अच्छे से एनसीईआरटी ने डेवलप किया है उसको। और किसी भी करिकुलम को अडॉप्ट करने के लिए, स्पेशली अगर हम डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स की बात करते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं डिसेबिलिटी को साइड करता हूँ और हमेशा मैं ये फॉलो करूँ कि हमारा लर्नर टाइप क्या है। जैसे विजुअल लर्नर है, वो टैक्टाइल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, किस तरह के लर्नर है। अभी पुस्तक में आपने देखा कि कितने अच्छे से आप विजुअल लर्नर्स आराम से टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, अगर थोड़ा लार्ज प्रिंट है वो भी पढ़ सकते हैं। देन ऑडिटरी लर्नर्स है जो उनको टच करके पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि ब्रेल भी उसमें इंगित है कि आराम से टैक्टाइल लर्नर्स उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स को जो फोकस करते हैं। जैसे सबकी नीड अलग अलग है, किसी को की हियरिंग लॉस या विजुअल लॉस बहुत वेरी करती है, तो उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है उस पर फोकस करना, उनके स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखना कि वो किस तरीके से वो लर्निंग कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। बट सिर्फ सीखने तक सिर्फ सीमित नहीं, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, आंसर्स कैसे करें, वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 2 स्लाइड के बाद से कि न्यू जर्सी सोसाइटी, एजुकेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज ने 9 पॉइंट्स एक फ्रेमवर्क बनाया। 9 पॉइंट्स एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बहुत सारे आप आइडियाज देता है एजुकेटर्स को, टीचर्स को, कि किस तरीके से हम क्या क्या चीजें किस तरीके से किसी करिकुलम को हम पढ़ा सके पाठ्यक्रम को। जैसे पहला पॉइंट आप अगर स्क्रीन पे देखें, साइज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लर्नर्स सबकी अलग अलग क्षमता होती है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि साइज का मतलब है कि हम जो भी उनको क्वेश्चंस दे रहे हैं या सिखा रहे हैं उसको हम थोड़ा कम कर लें। ठीक, उसके कंटेंट पे कोई बदलाव नहीं है कि हमें कुछ अलग से सिखाना है, बट उसकी थोड़ी क्वांटिटी को कम करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, अगर पॉइंट नंबर 2 में जाए, समय की बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में। टाइम यूजुअली हम जो हमारे जो नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स हैं जिनको सिखा रहे हैं उनके लिए 30 मिनट्स अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए दे रहे हैं या एग्जाम देने के लिए देते हैं। अभी आप
जानते हैं कि बहुत सारे जो बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं उसमें भी एक्सटेंडेड टाइम्स होते हैं। इवन क्लासरूम में हमको 30 मिनट्स की जगह उनको एक्सटेंडेड टाइम, जैसे मैंने यहाँ 60 मिनट लिखा है, किसी के लिए 40 मिनट्स हो सकता है, किसी के लिए 45 मिनट्स हो सकता है, और कोई 30 मिनट्स में भी सीख सकता है, डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो हम टाइम भी मॉडरेट कर सकते हैं। तीसरी बिंदु क्या है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए एज ए टीचर, नेक्स्ट अगर हम जाकर देखें तो तीसरी बिंदु है हमारे लिए सपोर्ट। सपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने इनिशियली बोला कि पीयर्स का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, टीचर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। किसी चीज को इंडिपेंडेंट कर रहा है तो ट्राई करें कि उनको एक पीयर बिल्डी करें। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जो फील्ड एग्जांपल मैंने देखे ऑब्जर्व करके, कि जो हर क्लास में कहते हैं टीचर कि अच्छा ये बच्चा बहुत जल्दी काम खत्म कर लेता है, बहुत फास्ट कर रहा है, तो उनके साथ उनको आप बिठा लो, साथ में रखो, सारे फ्रंट डेस्क पे अगर जगह दे। हम मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो सेंसरी डिसेबिलिटी के साथ है, लाइक डेफ ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस के साथ है, उनको फ्रंट फ्रंट डेस्क पे रखा जाए और वो उनको सपोर्ट करें अपने काम को फिनिश करने के साथ साथ। साथ में इनपुट जो चौथे पॉइंट है कि हम किस तरीके से, सर ने बहुत सारे तरीके बताए कि विजुअल लर्नर्स हैं उनको ऑब्जेक्ट्स देना सिंबल से, या पिक्चर्स दे सकते हैं, ब्रेल दे सकते हैं, लार्ज प्रिंट दे सकते हैं। तो हमारे जो कंटेंट भी है उस हिसाब से, जो बुक बहुत अच्छा एक एग्जांपल था जो भी आप सब लोगों ने देखा पूरी ऑडियंस ने, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है अगर हम चले आगे तो आउटपुट मेथड। तो पांचवा और आउटपुट मेथड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम टेस्ट की बात करते हैं। पांचवा और छठा पॉइंट, आउटपुट और डिफिकल्टी बहुत एक दूसरे को मैच करता है, जहां पर हम मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए असेसमेंट को, चाहे वो टेक्टाइल सिंबल से, जैसे स्पून वगैरह की एग्जांपल सर ने काफी अच्छे से दिया, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किसी चीज की, जैसे प्लांट के डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि प्लांट्स की कौन से रूट्स हैं, एक्चुअल रियल ऑब्जेक्ट के साथ में हम उसका इस्तेमाल करें। साइन लैंग्वेज, टेक्टाइल साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। देन डिफिकल्टी, अब डिफिकल्टी में आप देखें कि इस टास्क को कैसे इजी है। जैसे यहाँ शेप से हमने टास्क दे दिया और शेप्स बनी है प्रिंट में, पर वो जो लर्नर है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी एबिलिटी है, वो है कि रियल ऑब्जेक्ट के साथ अच्छा रिस्पॉन्स करता है। बट बात हम क्या कर रहे हैं, आज के समय में हम फंक्शनल लर्निंग की बात करते हैं। रोट लर्निंग को हमने बहुत साइड में छोड़ दिया है, बहुत पीछे जा चुके हैं। अभी हम फंक्शनल लर्निंग पर फोकस करते हैं कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम उस लर्निंग को कैसे मैच करें, चाहे वो शेप से रिलेटेड हो, काउंटिंग से रिलेटेड है कि 10 चेयर हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कितने लोग हो ग्रुप में, तो हम सिर्फ बोर्ड पे लिखने के साथ साथ या नोटबुक पे लिखने के साथ साथ करते हैं। देन पार्टिसिपेशन, जो मैंने पहले भी बताया कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेफ ब्लाइंड लर्नर बहुत जरूरी है। जो छात्र है, सारे छात्र मिलकर उनका इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन एक्टिविटी में ये हो कि आइडल ना बैठे, उनका पार्टिसिपेशन उस पूरे लर्निंग प्रोसेस में, उस पूरे चैप्टर में, उस टॉपिक में होनी चाहिए। आठवें पॉइंट की तरफ अगर मैं जल्दी से चलूं तो ऑल्टरनेट गोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर समझे कि हम सब जानते हैं कि सबकी लर्निंग स्टाइल और एफिशिएंसी बहुत कम होती है। कोई छात्र अगर रेटिंग वाइज अगर आप देखें, पहले की कोई फर्स्ट आता है क्लास में, कोई 30th भी आता है, तो सबकी एफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए वो अलग अलग उनके रैंकिंग्स होते हैं। अगर हम पहले की बात करें, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चे ऑब्जेक्ट के सिंबल्स और टेक्स्ट के नाम ये बता रहे हैं, अगर आप पहले पिक्चर में जैसे एग्जांपल में देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनके नाम भी बता रहे हैं, उनके कलर भी बता रहे हैं। वही अगर डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट है, हमने उस टॉपिक को नहीं छोड़ा, हमने फ्रूट्स की ही बात की है, बट वो टच करके उसको फील कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि इसका शेप क्या है, इसके टेस्ट या स्मेल से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो उनके लिए हम अल्टरनेट गोल कर सकते हैं। और अंत में वैसे स्टूडेंट जो 9th पॉइंट है, वैसे स्टूडेंट जो बहुत ही सीवियर कॉम्प्लेक्स डिसेबिलिटीज के साथ हैं, डेफ ब्लाइंडनेस और दूसरी डिसेबिलिटी के साथ है, उनके साथ हम ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट करिकुलम फॉलो कर सकते हैं, जो एक आईपी के तौर पे या उनके लाइफ स्किल डेवलपमेंट में जो उनके लाइफ में बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हो, और साथ साथ जो करिकुलम को भी कनेक्ट कर पाए, उनको फंक्शनल टीचिंग के थ्रू हम एडजस्ट कर सके, तो सब्स्टिट्यूट करिकुलम की स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं। ये 9 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 9 पॉइंट्स को मैं अगर एक लाइन में लेकर आऊं तो वो आप सब लोग जानते होंगे, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, जो मैम बुक दिखा रहे थे सर और मैम, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी ने सारे बुक्स बनाए हैं,
सारे बुक्स के साथ एक कमेंट्स भी बीच में है, एससीईआरटी के लिए बुक में कि कैसे यूज करने हैं बुक को, टीचर्स के लिए कमेंट्स है। वैसे ही सेंस इंडिया ने एनसीईआरटी के क्लास जी। 1 to 5 के अ, सब्जेक्ट्स रश्मिकांत सर, चार्ट मैं उसको आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। हम आईईपी भी समझते हैं कि किसी तरह से एक डेफ ब्लाइंड बच्चे को पर्सनलाइज्ड लर्निंग के ज़रिए अपनी शिक्षा से अवगत कराया जा सकता है, उस विषय से अवगत कराया जा सकता है। एज क्विक इसे हम जान लेते हैं और फिर हम वापस स्टूडियो आएंगे और एक अंतिम प्रश्न के लिए भारती मैम से जुड़ेंगे। तो आईपी जो स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हैं उनको पता है कि आईपी क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। जैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एक एजुकेशन प्लान होता है, करिकुलम होता है, मॉडल होता है, बट डेफ ब्लाइंड या पोस्ट स्टूडेंट्स में डिसेबिलिटी के लिए उनके नीड्स नो की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, नीड्स, अपॉर्चुनिटी और वरीज को ध्यान में रखते हुए आईपी प्लान करते हैं कि उनके लाइफ एरिया, डेवलपमेंटल एरियाज जो है उसमें उनको जो लर्निंग्स की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, जो सीखने की जरूरत है, उसको फोकस करते हैं। उसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी, 1 साल का हम गोल बनाते हैं उस क्षेत्र में, उनके नीड एरिया को ध्यान में रखते हैं कौन कौन सी एरिया में नीड है। अगर आप फॉर्मेट देखें तो हम उन एरिया ऑफ इंटरवेंशन करीब 27 एरियाज है जिनको हम, चाहे वो एडीएल से रिलेटेड हो या फिर हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, देन उसके लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं। देन उसको छोटे छोटे क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव्स में हम डिवाइड करते हैं कि हम 3-3 महीने में हम उसको अचीव कर सके, एंड देन उसका हम इवेल्युएशन करते हैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है और कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे जो कि प्रैक्टिकली लाइफ में फंक्शनली जो वो उन सारे स्किल्स को अचीव कर सके और फर्दर वो सही कहा आपने सर। तो आईईपी के ज़रिए हम हमारे साथ जुड़े डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स को भी शिक्षा से अवगत करा सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं इस क्षेत्र में एनसीईआरटी बेहद सराहनीय प्रयास कर रहा है, जिनके ज़रिए काफ़ी बच्चों तक शिक्षा जो जिस तरह से उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए वैसे पहुंच रही है। तो हम चलते हैं प्रोफेसर भारती के पास और मैम आपसे जानना चाहेंगे एनसीईआरटी के इनिशिएटिव, रिसोर्सेज और सपोर्ट मैकेनिज्म को। हाँ, बहुत क्विकली मैं बताना चाहूँगी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास। और एक लाइन जो रश्मिकांत जी ने जहाँ ख़त्म किया आईईपी को, आईईपी प्रिपरेशन में भी रेगुलर टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स का हमारा कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, और फैमिली और पीयर्स का भी, ताकि जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको कैसे स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स में बदला जाए और क्या उनका सक्सेस क्राइटेरिया भी हम डिसाइड कर सकें एज ए पार्ट ऑफ आईईपी। अब जो आपने कहा कि एनसीईआरटी के रिसोर्सेज, तो एनसीईआरटी के रिसोर्सेज का पार्ट हमारा आज का लाइव सेशन भी है जो चैनल 31 पर अवेलेबल होगा, और जितने भी सेशंस हमारे चैनल 31 पर अवेलेबल होते हैं वो तो रिसोर्सेज हैं ही। इसी के साथ आप अगर गूगल करें और देखें कि एनसीईआरटी एक्सेसिबिलिटी रिसोर्सेज अगर आप टाइप करें किसी भी सर्च पर, तो आपको वहाँ से वो इस पेज पर ले जाता है, एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल करिकुलम। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, कैसे आप अपनी क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट करें, कैसे अपनी लर्निंग स्पेसेस को आप इक्विटेबल बनाएं, उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये आज आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, आप इसे होमवर्क कह लीजिए, क्लासरूम कह लीजिए, हैंड्स ऑन कह लीजिए, प्लीज़ आप इनको खोल करके देखें और फिर अपना फीडबैक हमें ज़रूर। बिल्कुल, हमारे सभी व्यूअर्स और लर्नर्स के लिए इस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और ज़रूर इसे विजिट कीजिए सो दैट यू नो मोर अबाउट आवर एनसीईआरटीज़ इनिशिएटिव। इस पूरे सत्र को अब समाप्ति की तरफ लेकर चलते हैं और धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट का। हमारे साथ है मैम प्रोफेसर भारती कौशिक, मैम थैंक यू सो मच। आप सर डॉक्टर सुमिन प्रकाश, और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रश्मिकांत मिश्रा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, आपको बता दें हमारी श्रृंखला के डे 4 में आपके लिए और भी बहुत कुछ है। कैसे एक डेफ ब्लाइंड पर्सन को हम और मजबूती दे सकते हैं और प्रयास किया जा सकते हैं कि जब वे शिक्षा ग्रहण करें और आगे भी वे किसी पर डिपेंड ना हो और हो सके तो वे अपने लिए खुद तैयारी कर लें। कल का विषय होगा इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़, स्किल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग AI। ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। अगला लाइव इंटरैक्टिव सत्र आपके लिए 2 बजे प्रस्तुत किया जाएगा, जहां हम ग्रेड 5 स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का विषय जानेंगे, द रेनबो। इस पूरे सत्र को साइन लैंग्वेज में बता रहे हैं हमारे साथ मिस अनुष्का और मिस्टर देव। इन दोनों का ही हम धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर धन्यवाद हमारे सभी रजिस्ट्रेशन कर्ताओं का और हमारे व्यूअर्स का। मैं हूँ सृजन राजपूत। नमस्कार।